पिछली बार यानी कल मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर सर्व किया था और मैंने यह उम्मीद की थी कि आप में से अधिक बच्चे भूगोल के प्रथम पार्ट को क्वेश्चन आंसर करेंगे। दुर्भाग्य से बहुत कम बच्चों ने ये क्वेश्चन आंसर किए हैं, लेकिन फिर भी अब मैं इस क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करके बताऊंगा। हमारा पहला क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया है कि अलग अलग तरीके से हम संसाधनों को बांट सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देयर आर टू टाइप ऑफ रिसोर्सेज, फर्स्ट बायोटिक एंड सेकंड इज अबायोटिक। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, बायोटिक संसाधन और अबायोटिक संसाधन। राइट, चलिएगा। मैंने ये भी बताया था कि ओनरशिप के आधार पर चार प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप देयर आर फोर टाइप ऑफ रिसोर्सेज, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट, मतलब विकास के आधार पर भी चार तरह के संसाधन होते हैं, जिनमें दो तो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, रिजर्व एंड स्टॉक, और दो थे पोटेंशियल एंड डेवलपमेंट। इसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी देयर आर टू टाइप ऑफ रिसोर्सेज, रिन्यूएबल जिनको हम पुनः निर्माण कर सकते हैं, एंड नॉन रिन्यूएबल। लेकिन यहाँ पर पूछा गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देयर आर टू टाइप ऑफ रिसोर्सेज, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक वो हैं जो लिविंग हैं, अबायोटिक जो हैं जो नॉन लिविंग है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। हमारा अगला प्रश्न है फाइंड आउट द एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज। एज आई हैव गिवन यू द आंसर of your previous question that biotic resources are those resources which are alive, मतलब जो जीवित हैं उनको हम बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। तो जीवित कौन कौन से है वो देखते हैं। चलिएगा, इसमें से जीवित कौन कौन से जल्दी से मुझे बताइएगा। क्या रॉक्स जीवित है, चट्टानें जीवित है? नहीं, तो ये अबायोटिक रिसोर्स है। मेटल मतलब तांबा है, लोहा है, क्या ये जीवित है? नहीं है, तो ये भी अबायोटिक रिसोर्स है। वाटर पानी, क्या ये जीवित है? जीवित नहीं है, तो ये भी अबायोटिक रिसोर्स है। फिशेस, क्या ये जीवित है? जी हाँ, ये जीवित हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? बायोटिक रिसोर्स बोलेंगे। सो द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज फिशेस। इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? फिशेस। ये बायोटिक रिसोर्स है और अन्य सभी जो हैं अबायोटिक रिसोर्स हैं। राइट सर, चलेगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट मोटिव वाज। रियो डी जेनेरी में, जैसा कि आपको पता है, इन 1992 देयर वाज अ समिट इन द रियो डी जेनेरी इन ब्राज़ील एंड समिट का मोटिव मतलब उद्देश्य क्या था? वो जो रियो डी जेनेरी में 1992 में 100 से ज़्यादा देश इकट्ठे हुए थे, उन्होंने मीटिंग की थी। उस मीटिंग का उद्देश्य क्या था? क्या उस मीटिंग का उद्देश्य पॉलिटिकल था? जी नहीं, पॉलिटिकल उद्देश्य नहीं था। क्या उस मीटिंग का उद्देश्य वॉर और पीस था? जी नहीं, वॉर और पीस नहीं था। क्या प्लानिंग अबाउट द मॉडर्नाइजेशन था? क्या आधुनिकीकरण के बारे में प्लानिंग की? नहीं थी। ये मीटिंग किसके बारे में थी? दिस मीटिंग वाज अबाउट द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। So the right answer, the motive of Rio de Janeiro summit was the environmental degradation, and we have studied that Agenda 21 was planned in that summit. उस सब्मिट में एजेंडा
21 जो था उसको प्लान किया गया था, ये हमने पढ़ा है। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेंडा 21 डिक्लेयर्ड इन। एजेंडा 21 कब डिक्लेयर किया गया था? मैंने बताया इन द रियो डी जेनेरी समिट इन ब्राजील एजेंडा 21 वाज डिक्लेयर्ड एंड द रियो डी जेनेरी समिट वाज हेल्ड इन ब्राजील इन 1992। क्योंकि रियो डी जेनेरी समिट 1992 में हुई थी तो एजेंडा 21 भी उसी में लागू किया गया था 1992 में। राइट सर? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1992 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियो डी जेनेरी इज अ सिटी ऑफ। रियो डी जेनेरी कौन से देश की शहर है? क्या ये यूएसए का शहर है? जी नहीं, ये यूएसए का शहर नहीं है। क्या ये चाइना का शहर है? जी नहीं, ये चीन का शहर भी नहीं है। क्या ये भारत का कोई शहर है? जी नहीं, ये भारत का भी कोई शहर नहीं है। रियो डी जेनेरियो जो आता है वो ब्राज़ील में आता है, ब्राज़ील का यह शहर है। और मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ये जो ब्राज़ील है वो कहवा या कॉफ़ी के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सो द राइट आंसर इज द ब्राज़ील। रियो डी जेनेरी इज द सिटी ऑफ ब्राज़ील where in 1992 a summit was held and agenda 21 was declared। छठा प्रश्न जो है वो है राजस्थान इज रिच इन रिसोर्स। मतलब राजस्थान कौन से संसाधन में धनी है? कौन से संसाधन में धनी है? कोल एंड गैस। क्या राजस्थान में कोयला और गैस बहुत ज्यादा मात्रा में? मैं बता दूं कोयला is also available in Rajasthan, gas is also, natural gas is also available in Rajasthan, but Rajasthan is not the rich in the production of coal and gas. Iron and copper, yes, both are available in Rajasthan, but Rajasthan is not rich. भारत में मिलते तो हैं, राजस्थान में मिलते तो हैं, कोयला भी मिलता है, गैस भी मिलता है, लोहा भी मिलता है, तांबा भी मिलता है, लेकिन धनी नहीं है। वाटर एंड फॉरेस्ट ये तो राजस्थान में मिलते ही नहीं है, राजस्थान में न पानी है न जंगल है। तो राजस्थान इज रिच इन विच रिसोर्स? सोलर एंड विंड रिसोर्स। यू नो दैट वी आर हैविंग सोलर प्लांट्स in western Rajasthan because we are having lot of solar energy. We also have the wind plants in western Rajasthan. So the right answer of the question is solar and wind energy. We are very rich in the production of solar and wind energy. Next question is रिसोर्स प्लानिंग इज। रिसोर्स प्लानिंग क्या है? संसाधनों की प्लानिंग क्या है? चलिएगा देखते हैं। अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई रिसोर्स कैपेसिटी। देखिएगा देयर आर 4 डिफरेंट स्टेप्स विच आई हैव टोल्ड यू इन योर क्लास दैट इन रिसोर्स प्लानिंग देयर आर 4 स्टेप्स। उसमें से एक स्टेप्स है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसोर्स कैपेसिटी। हम संसाधन कितने हैं? भैया अगर मुझे किसी चीज़ का डेवलपमेंट करना हो तो पहले मुझे ये तो देखना पड़ेगा कि मेरे पास में कौन कौन से संसाधन हैं, मैं किस तरीके से विकास कर सकता हूँ। उसके लिए ये ज़रूरी है कि मैं सबसे पहले संसाधनों के बारे में जानूँ। तो ये तो होना ही होना चाहिए रिसोर्स प्लानिंग का पहला एम। प्रोसेस टू आइडेंटिफाई डेवलपमेंट एरियाज। बिल्कुल, क्या हमें डेवलपमेंट एरियाज को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? बिल्कुल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भैया मुझे किन चीज़ों का विकास करना है, किन चीज़ों से विकास करना है वो पहले पॉइंट में है, किन चीज़ों का विकास करना है वो दूसरे पॉइंट में है। अब प्रोसेस टू अरेंज रिसोर्स अकॉर्डिंग टू नीड। और फिर हमको संसाधनों को इस तरह से सुव्यवस्थित करना होगा जैसी जैसी हमारी आवश्यकता है। सो द फर्स्ट 3 आंसर आर राइट। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। इसका सही उत्तर क्या होगा? ये सभी उत्तर सही हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच वन इज रिच इन रिसोर्सेज बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड। विच स्टेट इज रिच इन रिसोर्सेज? कौन सा राज्य ऐसा है जहां संसाधन तो बहुत ज्यादा है बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड, लेकिन आर्थिक रूप से वो पिछड़ा हुआ है? देखते हैं हम। देखिएगा
भारत में कुछ राज्य आर्थिक रूप से बहुत आगे हैं, जैसे महाराष्ट्र आर्थिक रूप में आगे है, वेस्ट बंगाल आर्थिक रूप से आगे है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, ये जो हैं इकोनॉमिकली फॉरवर्डेड स्टेट्स हैं. बट द झारखंड एंड छत्तीसगढ़, बेसिकली these two states are rich in availability of the resources, but they are backward economically, and there is no process, there is very less process of the development in these two states. So right answer is झारखंड एंड छत्तीसगढ़. इसका सही उत्तर होगा झारखंड और छत्तीसगढ़, क्योंकि महाराष्ट्र को देखोगे तो महाराष्ट्र का बड़ा विकास है, वेस्ट बंगाल में विकास हुआ, तमिलनाडु, कर्नाटक में, केरल और गोवा में जिस जगह का विकास नहीं हुआ जिन राज्यों का, उसका उत्तर कौन सा है? झारखंड और छत्तीसगढ़. अगला क्वेश्चन है नेट सोन एरिया इन इंडिया, मतलब भारत में कुल बोया गया, सोन एरिया बोलते हैं, बोया गया क्षेत्र कितना है? तो मैं आपको बता दूं, भारत में कुल बोया गया क्षेत्र लगभग 46% है. मतलब भारत की कुल भूमि का लगभग 46% भाग जो है वो बोने में काम आता है. 46% भूमि पर कृषि की जाती है, और 46% मतलब आधा हुआ, तो अबाउट 1/4, नहीं भाई नहीं, 1/4 नहीं है, अबाउट हाफ ऑफ द टोटल. बिल्कुल 46% मतलब कितना हुआ? लगभग हाफ ऑफ द टोटल. हमारे भारत में लगभग आधी जमीन पर बुआई होती है, मतलब खेत बोए जाते हैं. तो नेट सोन एरिया ऑफ राजस्थान इज अबाउट हाफ ऑफ द टोटल. अबाउट मतलब लगभग आधा है, 46% मतलब आधा हुआ. कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन आर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर CBSE एग्जाम्स. स्पेशली इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर 5 मार्क्स आंसर. 5 नंबर के प्रश्नों के लिए ये उत्तर प्रश्न ये आ सकता है, और आपको 5 पॉइंट इसमें लिखने होंगे. कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, भूमि का अवनयन. डिग्रेडेशन मतलब होता है अवनयन. भूमि के अवनयन के कॉजेज मतलब कारण क्या हैं? तो देखिएगा, माइनिंग विदाउट प्लानिंग, बिना प्लानिंग के माइनिंग करना. एंड आई हैव टोल्ड यू 2 एग्जाम्पल ऑफ झारखंड एंड छत्तीसगढ़. These 2 states are the mining states, but due to unplanned mining become the reason of the land degradation. वहाँ पर प्लानिंग से माइनिंग नहीं करने के कारण से बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन हुआ. तो लैंड डिग्रेडेशन का एक कारण है अनप्लान्ड माइनिंग. दूसरा कारण है ओवर इरिगेशन. राजस्थान इज द एग्जाम्पल ऑफ ओवर इरिगेशन. Places which are very near to the canal areas, they are degraded by the over irrigation. जो राजस्थान में आपने देखा होगा, राजस्थान के अंदर यदि देखें तो राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट के अंदर बहुत एक इंदिरा गांधी कैनाल है. यहाँ पर इंदिरा गांधी कैनाल है, और इस कैनाल के आसपास के इलाकों में ओवर इरिगेशन हुआ है. मतलब ज़्यादा सिंचाई के कारण से ये जमीन कैसी हो गई है? बेकार हो गई है. तो ओवर इरिगेशन इज आल्सो द रीजन बिहाइंड द सॉइल डिग्रेडेशन. तो 2 तो कारण समझ में आ गए. तीसरा कारण ओवर ग्रेजिंग. यस, ओवर ग्रेजिंग इज आल्सो द कॉज बिहाइंड लैंड डिग्रेडेशन. ओवर ग्रेजिंग के कारण भी लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, those areas which are influenced by the overgrazing activities, they lost the fertility of the soil. जिन क्षेत्रों में जो क्षेत्र जो हैं अतिचारण के कारण प्रभावित हैं, उन क्षेत्रों में भूमि ह्रास ज़्यादा देखने को मिलता है. क्यों भूमि ह्रास ज़्यादा देखने को मिलता है? क्योंकि पशु जो हैं वो घास को खा लेते हैं. घास को खाने के बाद उनकी जड़ें जो होती है वो घास को पकड़ नहीं पाती, और इस कारण से घास की जड़ें जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके कारण से मिट्टी जो है वो बह के चली जाती है, और वो भूमि कैसी हो जाती है? अनफर्टाइल हो जाती है. सो दिस इज आल्सो द रीज़न. ग्राइंडिंग एक्टिविटी इन द मार्बल एरियाज. ग्राइंडिंग मतलब काटना. आपने देखा होगा मार्बल को काटा छाटा जाता है,
और मार्बल को जब काटते हैं तो उसकी स्लरी बचती है, उसमें सफ़ेद सफ़ेद आपने पाउडर देखा होगा, आप केसरिया जी की तरफ गए होंगे, उदयपुर की तरफ गए होंगे, तो वहाँ पर ग्राइंडिंग एक्टिविटी मार्बल काटने के कारण से वहाँ क्या होता है, पाउडर रह जाता है, और उस पाउडर को हम कई बार क्या करते हैं, ये लोग खेतों में डाल देते हैं, तो खेतों की ज़मीन क्या हो जाती है, डिग्रेडेड हो जाती है। तो कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, भूमि अवनयन के कारण क्या है, तो ये चारों भूमि अवनयन के कारण हैं, ये चारों, माइनिंग, ओवर इरिगेशन, ओवर ग्रेजिंग एंड ग्राइंडिंग एक्टिविटी इन मॉडर्न मार्बल एरियाज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज। 11वां प्रश्न है हमारा, नो एलुवियल सॉइल फाउंड इन, एलुवियल सॉइल फाउंड इन मतलब एलुवियल सॉइल कहाँ पर मिलती है, भारत में एलुवियल सॉइल कहाँ पर देखने को मिलती है। आइए देखते हैं भारत में एलुवियल सॉइल कहाँ पर देखने को मिलती है। हम भारत के नक्शे में पढ़ चुके हैं कि भारत में एलुवियल सॉइल जो है वो मुख्य रूप से नदियों के द्वारा लाई जाती है। आपको पता होगा यहाँ से गंगा नदी निकलती है, यमुना, गंगा यमुना, एंड इट्स सो मैनी ट्रिब्यूटरीज कम इन दिस प्लेन एरिया एंड दे डिपोजिट सॉइल हियर। नदियाँ कई सारी यहाँ से आती है पहाड़ों से, और वो इस पूरे के पूरे इलाके में मिट्टी को क्या कर देती है, जमा कर देती है, एंड दिस टाइप ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एलुवियल सॉइल। सो द मेन एलुवियल सॉइल एरिया इज नॉर्दर्न प्लेन एरिया। यहाँ इस नॉर्दर्न प्लेन एरिया में नदियों के द्वारा मिट्टियाँ बहा बहा करके लाई जाती हैं। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, नॉर्दर्न प्लेन एरिया, एलुवियल सॉइल फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन एरिया। इस प्लेन एरिया में एलुवियल सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल एलुवियल डिपोजिशंस आर कॉल्ड, ऑल एलुवियल डिपोजिशंस आर कॉल्ड। अभी अभी मैंने बताया कि भैया एलुवियल सॉइल कहाँ पाई जाती है, तो मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है, नदियों के द्वारा लाई जाती है। हम इस बात को तो समझ गए, लेकिन आपको मैं ये भी बता दिया है कि एलुवियल सॉइल जो होती है वो दो प्रकार की होती है। यहाँ तो एलुवियल सॉइल पाई जाती है, हमने पढ़ लिया। देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ एलुवियल सॉइल। लुक एट हियर, this is the area which is known as a khadar, and actually this is the khadar means new alluvial soil area। ये जो एरिया मैंने पार्ट किया है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, एलुवियल सॉइल का खादर वाला भाग। खादर मतलब जहाँ पर नई जलोढ़ मिट्टी आती है। मैं आपको बता दूं, स्पेशली इन बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ईच ईयर एक्सपीरियंसेस फ्लड। हर साल यहाँ पर बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आती है, और हर साल बाढ़ के द्वारा नवीन मिट्टी जमा हो जाती है। तो इस भूमि को हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। तो यहाँ तो हर साल नई मिट्टी आ जाती है, हर साल नई मिट्टी आ जाती है। बट द वेस्टर्न एरिया स्पेशली इन उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा एंड ईस्टर्न राजस्थान, दिस इज द एरिया ऑफ ओल्ड एलुवियल सॉइल कॉल्ड एज अ बांगर। ये जो पश्चिम का क्षेत्र है, जिसमें उत्तर प्रदेश का भाग आ जाता है, आपका पंजाब आ जाता है, हरियाणा आ जाता है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, ओल्ड एलुवियल सॉइल का क्षेत्र कहलाता है, जिसको हम बांगर भी कहते हैं। और हमारा प्रश्न यही पूछा गया है, ओल्ड एलुवियल सॉइल डिपोजिशंस आर कॉल्ड, तो इनको हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, जो पुराने होते हैं उनको। क्लियर सर, चलेगा, हम आगे चलते हैं। ब्लैक सॉइल इज नॉन एज, ब्लैक सॉइल को हम किस नाम से जानते हैं, तो यू नो दैट these areas of India, let me complete। ब्लैक सॉइल को दूसरे किस नाम से जानते हैं, ब्लैक सॉइल को दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो यू नो दैट वी आर हैविंग ब्लैक सॉइल स्पेशली ऑन द दक्कन प्लेटो। आपको पता है कि दक्कन प्लेटो के ऊपर ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। आपको पता है ना दक्कन प्लेटो के, आइए दक्कन प्लेटो कहाँ है इसको भी देख लेते हैं। देखिएगा, ये जो भारत के पश्चिम का क्षेत्र है, स्पेशली इट इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका।
ये विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात में है। एंड दिस इज द एरिया ऑफ ब्लैक सॉइल। ये जो एरिया है वो ब्लैक सॉइल के लिए बड़ा फेमस है। और इस ब्लैक सॉइल में यू नो दैट दिस ब्लैक सॉइल इज वेरी फर्टाइल फॉर द कॉटन प्रोडक्शन। आपको पता है कि ये जो काली मिट्टी है वो कॉटन प्रोडक्शन मतलब कपास के लिए, कपास से कपड़े बनते हैं ना, उस कपास के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस काली मिट्टी के क्षेत्र को हम कॉटन एरिया भी बोलते हैं और इस काली मिट्टी को हम कॉटन सॉइल भी कहते हैं। कॉटन को, कपास को तेलुगु भाषा में रेगूर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इस मिट्टी को हम रेगूर सॉइल भी कहते हैं। यहाँ सॉइल की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इसको थोड़ा सा नोट कर देना। हम इसको क्या बोलते हैं? कॉटन सॉइल भी बोलते हैं और रेगूर सॉइल भी बोलते हैं। सो राइट आंसर इज 1 and 3 बोथ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल नोन फॉर कैपेसिटी ऑफ होल्ड मॉइस्चर। वह मिट्टी कौन सी है जिसमें आर्द्रता धारण करने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, मतलब जो पानी को पकड़े रखता है। तो दिस टाइप ऑफ सॉइल इज कॉल्ड black soil. Although alluvial soil also hold the moisture, but the right answer is the black soil. And you know that in the absence of the water vapors in the soil, black soil get cracked. आपको पता है कि ब्लैक सॉइल के अंदर यदि पानी का अभाव हो जाता है तो उसके अंदर क्या हो जाता है? दरारें पड़ जाती हैं। तो अच्छी तरीके से पानी को होल्ड करने के लिए कौन सी मिट्टी जानी जाती है? ब्लैक सॉइल जानी जाती है। चलेगा, सही उत्तर हो गया ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉइल कलर इज लाइक अ ब्रिक्स। देखिएगा, कौन सी मिट्टी का कलर ब्रिक्स के समान होता है? ब्रिक्स के समान होता है। तो मैंने आपको बताया था कि भारत के दक्षिण में ये जो केरल वाला प्रदेश है, इस तटीय क्षेत्र में एक मिट्टी पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं लैटेराइट मिट्टी। और इस लैटेराइट मिट्टी का जो निर्माण हुआ है, जो शब्द का निर्माण हुआ है, वो लेटर शब्द से हुआ है। और ये जो लेटर शब्द है, इस लेटर शब्द का अर्थ होता है ब्रिक्स। क्या अर्थ होता है? ब्रिक्स। मतलब इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल सुर्ख ईंट के जैसा, ईंट का जो बुरादा होता है ना, उसके जैसा इसका कलर होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विच सॉइल कलर इज लाइक अ ब्रिक्स। तो लेटेराइट सॉइल का जो कलर होता है वो ब्रिक्स की तरह होता है। ठीक है, अभी मैं ये भी बता दूं आपके कि ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक होता है और एरिड सॉइल का कलर जो होता है वो होता है ब्राउन होता है। कैसा होता है? ब्राउन। और एलुवियल सॉइल का जो डिवीजन किए गए हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ इट्स पार्टिकल्स। एलुवियल सॉइल का जो वर्गीकरण है वो इसके पार्टिकल की साइज के आधार पर लिया गया है। आप कह सकते हो कि एलुवियल सॉइल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर ऑलमोस्ट फाइन टाइप ऑफ पार्टिकल। वो बहुत सूक्ष्म छोटे कण होते हैं। तो इनको बांटने का आधार तो रंग है, लेकिन इनको बांटने का आधार क्या है? साइज है। एरिड सॉइल्स के कण जो होते हैं वो बड़े होते हैं, एलुवियल सॉइल के कण जो होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं। लेटेराइट सॉइल जिसका ईंट जैसा रंग होता है, ब्लैक सॉइल जिसका काला रंग होता है और एरिड सॉइल जिसका रंग कैसा होता है? भूरा रंग होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर विच सॉइल कलर इज लाइक द ब्रिक्स? लेटेराइट सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिड सॉइल क्या है? ध्यान से सुनना, एरिड सॉइल्स के 3 करेक्टर्स दिखाए हैं और आपको उन करेक्टर्स को सही है या गलत है वो देखना है। तो एरिड सॉइल इज ब्राउन इन कलर। बिल्कुल, एरिड सॉइल का कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है, भूरे कलर की मिट्टी होती है। सैंडी एंड सैलाइन, जी हाँ, इसमें रेत के कण, मोटे कण होते हैं। ये सैलाइन भी होती है, सैलाइन मतलब नमकीन मिट्टी भी होती है, इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। एंड फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान। बिल्कुल, ये भी बात सही है कि ये कहाँ पाई जाती है? वेस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलती है। यदि आप नक्शे में देखें तो ज़रा देखिएगा, इस नक्शे के अंदर ये जो वेस्टर्न राजस्थान वाला भाग है, दिस इज द पार्ट ऑफ एरिड सॉइल। ये जो भाग है वो एरिड सॉइल का है और ये एरिड सॉइल जो है उसका कलर होता है ब्राउन और इसकी विशेषता होती है ये सैंडी
और सैलाइन भी होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी उत्तर सही हैं। अगला क्वेश्चन है गुलिस इरोजन इज द प्रोसेस ऑन फ्लैट सरफेस, ऑन माउंटेन एरियाज, along the river shores or coastal areas. You know that the Gulish erosion, it means it happens in the mountain areas. It happens in the mountain areas, and when water flow in mountain areas, it makes some different kind of channels, and those channels are eroded by the water. जब पानी पहाड़ों पर बहता है तो बहता हुआ वो क्या करता है, वहाँ पर छोटे छोटे चैनल बना देता है, गड्ढे बना देता है। आपने देखा होगा, अपने यहाँ पर भी खूब सारे चैनल बनते हैं, और उन चैनल के अंदर क्या होता है, पानी के द्वारा मिट्टी जो है वो काट दी जाती है, और उस तरह की नालियाँ जो हैं पहाड़ों पर मिलती है वो क्या कहलाती हैं, गुलिश इरोजन कहलाती हैं। सो गुलिश इरोजन इज द प्रोसेस ऑन माउंटेन एरियाज। गुलिश इरोजन जो है वो माउंटेन एरियाज में होने वाला इरोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच इरोजन टॉप सॉइल लेयर वॉश्ड अवे। किस तरह के इरोजन में, इरोजन मतलब मिट्टी का बह जाना, मिट्टी के बह जाने में ऊपर की परत गायब हो जाती है। When I taught you this chapter, at that time I told you that in sheet erosion, the whole layer of the upper soil get washed away. ऊपर की पूरी परत जो है वो वॉश अवे हो जाती है, किसमें, शीट इरोजन में। तो इसका सही उत्तर क्या है, शीट इरोजन। आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल ऑफ द जयपुर। इन जयपुर रिसेंटली इट डज हैपन इन इट डिड हैपन इन जयपुर दैट लॉट ऑफ सॉइल वॉश्ड अवे just due to the sheet erosion. So the right answer is sheet erosion. Next question is to protect soil we should. ये भी एक important question है, स्पेशली 3 नंबर के अंदर ये आ सकता है या 5 नंबर के अंदर आ सकता है कि हमको सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, सॉइल बह नहीं जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो चलिएगा, प्लग अलोंग द कंटूर लाइन्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लग अलोंग द कंटूर लाइन्स। कंटूर लाइंस क्या होती हैं, कंटूर्स जिनको हिंदी में बोलते हैं समुच्च रेखाएं। और समुच्च रेखाएं वो रेखाएं हैं जो मानचित्र के ऊपर ऊंचाई दिखाती है। मानचित्र के ऊपर क्या दिखाती है, ऊंचाई दिखाती है। चलिएगा, अभी इसको समझाने का वक्त नहीं है, मैं आपको सीधा सा बता दूं कि जरा देखिएगा, ये कोई पहाड़ है और इस पहाड़ के ऊपर यदि मैं ऐसे हल चलाऊं, ऐसे हल चलाऊं, यहाँ पर ऐसे, है ना, वर्टिकली यदि चलाऊं, हॉरिजॉन्टली यदि चलाऊं तो क्या होगा, यहाँ पर नालियाँ बन जाएंगी, और जब नालियाँ बन जाएंगी तो उन नालियों में पानी जो है वो बह करके मिट्टी को बहा करके ले जाएगा। तो ये हल चलाने का तरीका गलत है। मेरे को हल कैसे चलाना चाहिए, मेरे को इस तरीके से हल चलाना चाहिए, यहाँ से ऐसे पीछे घूम करके आऊं, फिर नेक्स्ट। इस तरह की कृषि जो है, इस तरह से हल चलाने का जो तरीका है उसको हम क्या बोलते हैं, कंटूर एग्रीकल्चर। अब पानी जो है वो बह के नहीं जाएगा बल्कि इन नालियों के अंदर रुक जाएगा और पानी की गति भी धीरे हो जाएगी। पानी की गति जब धीरे हो जाएगी, जब वेलोसिटी ऑफ द वाटर विल रिड्यूस, एट दैट टाइम इट विल प्रोटेक्ट सॉइल, राइट। जब पानी का वेग कम हो जाएगा तो ये क्या है, ये जो नालियाँ बनी हुई है, ये जो कंटूर लाइंस के सारे जो हल चलाया गया है वहाँ पर पानी रुक जाएगा और मिट्टी को बहने से रोकेगा। तो ये उत्तर तो सही लग रहा है मुझे। चलिएगा, दूसरा उत्तर भी पढ़े, शायद वो भी सही हो। टू प्रोटेक्ट सॉइल वी शुड डेंस अफॉरेस्टेशन। हमको क्या करना चाहिए, घने वन रोपने चाहिए। वन क्या करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि पेड़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी को
बांध करके रखते हैं। आपने देखा होगा ना, मिट्टी को बांध करके रखते हैं। तो अफॉरेस्टेशन किया जाएगा। देखो, डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों का काटना, अफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों का लगाना। तो अफॉरेस्टेशन होगा तो इससे फायदा मिलेगा। फायदा क्या मिलेगा कि भैया मिट्टी जो है वो बह करके नहीं जाएगी। तीसरा है स्ट्रिप फार्मिंग। स्ट्रिप फार्मिंग का मतलब होता है, आपने देखा होगा कई बार खेतों के अंदर स्ट्रिप्स बना दी जाती है। स्ट्रिप्स मतलब पट्टियां बना दी जाती हैं। इस पट्टी में फसल बोई और यहाँ पर क्या बोई, ग्रास बोई, मतलब घास बो दी। इसमें फसल बोई और अगली फसल क्या, ग्रास। ऐसा करने से क्या होता है, जब हम इस फसल को काट देंगे, जब हम इस फसल को काट देंगे तो भी ये घास वहीं रहेगी और ये घास क्या करेगी, यहाँ की मिट्टी को बहने से रोकेगी। तो ये स्ट्रिप फार्मिंग जो है ये भी एक बेहतर तरीका है मिट्टी को प्रोटेक्ट करने का। अफॉरेस्टेशन ये, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, ये सभी के सभी उत्तर सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन और। आयरन और रिसोर्स कौन सा रिसोर्स है, ध्यान से सुनना। आयरन और रिसोर्स इज नाइदर रिन्यूएबल नॉर फ्लो नाइदर बायोटिक, इट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ये कैसा है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ना तो ये रिन्यूएबल है, इसको एक बार खत्म हो गया लोहा तो आप इसको रिन्यू कर सकते हो क्या, पुनः बना सकते हो। देखिएगा, पृथ्वी के अंदर करोड़ों सालों में रिन्यू तो हो जाएगा लेकिन तत्काल तो नहीं होगा, तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स तो नहीं है। फ्लोइंग रिसोर्स भी नहीं है। फ्लोइंग रिसोर्स कौन कौन से, वाटर एंड विंड, दीज टू आर द फ्लोइंग रिसोर्स, जो बहते हुए संसाधन है। पानी है, हवा है, ये बहते हुए संसाधन है। बायोटिक तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये आयरन ओर है और आयरन ओर इज द मेटल एंड इट इज टोटली नॉन लिविंग, सो इट इज नॉट द बायोटिक बट नॉन रिन्यूएबल। हाँ जी, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई में 2 बार पूछा गया है, इसको ध्यान से सुन लेना। आयरन और जो है दैट इज द नॉन रिन्यूएबल, मतलब इसको पुनः रीन्यू नहीं कर सकते। चलिएगा, मैंने आपको ये पूरा सॉल्व करके बताया। मेरे को उम्मीद थी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पेपर को सॉल्व करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से केवल 12 बच्चों ने इस पेपर को सॉल्व किया है। ये मेरा दुर्भाग्य है कि आप लोगों ने इसको देखना भी उचित नहीं समझा। खैर, मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने पढ़ा करके आपका ये क्लास टेस्ट लिया है। जितने भी बच्चों ने क्लास टेस्ट लिया हो, दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको देखिएगा, ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और ख़ास करके आपको मैं बता दूं कि सीबीएसई में अब जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें 20 प्रश्न एक एक अंक भार के आएंगे, मतलब एक एक नंबर के 20 क्वेश्चंस आएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रश्न हैं उनमें से ही आपके प्रश्नों के उत्तर आएंगे। ये क्लास टेस्ट था। अगली बार मैं आपसे पुनः टेस्ट लूँगा जिसमें शॉर्ट टाइप आंसर एंड लॉन्ग टाइप आंसर गूगल फॉर्म के द्वारा आपसे को भरने हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि उस टेस्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिएगा, घर पे रहिएगा और सुरक्षित रहिए।